आज हम लोग पढ़ेंगे सप्रेशन होता क्या है। ठीक है। इसके पहले हम लोगों ने पैलिएशन पढ़ा था। तो पैलिएशन और सप्रेशन के बीच पहले डिफरेंस पढ़ लेंगे, फिर हेल्दी स्टेट क्या होती है और वहां से सप्रेशन कैसे कैसे किया जा सकता है तब पढ़ेंगे। ठीक है। तो हम लोग पढ़ते हैं क्या चीज कि जो पैलिएशन होता है, जो कोई पेशेंट हमारे पास आया बाई चांस, ठीक है, कोई आता है अपनी कंप्लेन बताता है, तो उस कंप्लेन में अगर हम कोई दवा दें जो उसकी करंट जो सिम्टम है, ठीक है, सिर्फ वही गायब हो, टेम्परेरी पेशेंट को रिलीफ हो, लेकिन वही जब दोबारा पेशेंट आए वो पूरी तरह से कंप्लीटली ठीक ना हो, क्योर ना हो, तो पैलिएशन के अंदर क्या होता है, टेम्परेरी रिलीफ ऑफ सिम्टम होता है। और सप्रेशन के अंदर भी क्या होगा, टेम्परेरी रिलीफ ऑफ सिम्टम होगा। बट इसके बाद एक डिफरेंस क्रिएट होता है, दोनों में क्योर नहीं होगा। ठीक है। पैलिएशन हो चाहे सप्रेशन, दोनों में क्योर नहीं होता। पैलिएशन में भी टेम्परेरी रिलीफ मिलता है एंड सप्रेशन जो होता है इसके अंदर भी टेम्परेरी रिलीफ मिलता है। बट एक डिफरेंस आता है, पैलिएशन के अंदर जो डिजीज के सिम्टम हम लोग गायब किए, जो डिजीज के सिम्टम ठीक करने की कोशिश की है, वो जो डिजीज थी, वो जो सिम्टम थे, वो उसी ऑर्गन में अभी लोकेटेड है। ठीक है। उन्होंने अपना जगह नहीं चेंज की, कोई इंपॉर्टेंट ऑर्गन को इंक्लूड नहीं किया। जबकि सप्रेशन में क्या होता है, टेम्परेरी रिलीफ ऑफ द सिम्टम तो होता है, बट डिजीज जो क्या होती है और ज्यादा प्रोग्रेस कर जाती है, किसी और ऑर्गन का इन्वॉल्वमेंट कर देती है। तो जब सप्रेशन के हम लोग डिफिनीशन पढ़ते हैं, तो जो पेशेंट की सफरिंग होती है, करंट सफरिंग होती है, उसके अंदर रिलीफ होगा थोड़ा बहुत, साथ में नई सफरिंग भी आएगी। जबकि पैलिएशन में न्यू सफरिंग ऐड नहीं होती। ठीक है। यहाँ पे किसी और वाइटल ऑर्गन का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है सप्रेशन के अंदर, जबकि पैलिएशन के अंदर ऐसा नहीं होता। तो पैलिएशन और सप्रेशन के बीच मेन डिफरेंस यही है, पैलिएशन में रिलीफ ऑफ द सिम्टम है, जो करंट सफरिंग है उसमें रिलीफ है, सप्रेशन में भी रिलीफ है, क्योर दोनों में नहीं होगा। पैलिएशन में न्यू सफरिंग ऐड नहीं होती, जबकि सप्रेशन में न्यू सफरिंग ऐड हो सकती है, नए ऑर्गन का इन्वॉल्वमेंट होता है, नए वाइटल ऑर्गन का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। ठीक है। जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं, GAVHS बैक्टीरिया का जब इन्फेक्शन होता है, ठीक है, तो क्या हुआ, सोर थ्रॉट हुआ। हमने सिर्फ किसकी दवा दी, फीवर के लिए दवा दी है। ठीक है। पेशेंट उस समय क्या हुआ, करंट सिचुएशन में उसको फीवर में रिलीफ मिल गया, टेम्परेरी रिलीफ था। बट उसके बाद क्या होगा, उसके जॉइंट के इन्वॉल्वमेंट होने लगा, हार्ट का इन्वॉल्वमेंट होने लगा। तो क्या यहाँ पे क्योर हुआ था उस समय जब फीवर के लिए दवा दी गई थी सोर थ्रॉट की कंडीशन में? नहीं। तो वहां पर क्या हुआ, सप्रेशन हुआ। ठीक है। या फिर एग्जांपल और लेते हैं, जैसे मान लो किसी का हेमोरॉइड होते हैं, तो हम लोग पढ़ते हैं नहीं, मतलब देखा है, सुनने में आता है बहुत ज़्यादा कि सर्जरी करवा ली पेशेंट ने, बट सफरिंग के बाद क्या होता है, उसे हेमरेज होने लगा, ब्लीडिंग होने लगी। तो ये भी क्या है, पेशेंट को सप्रेशन है। ठीक है। और कैसा एग्जांपल हम लोग लिख सकते हैं, जैसे कई छोटे बच्चे होते हैं, उनके स्किन इरप्शन है, उन्होंने क्या दे दिया, कोई ऑइंटमेंट लगा दिया, कोई लिनीमेंट लगाने को दे दिया, ठीक है, या फिर कोई लोशन लगाने को दे दिया। उसके बाद क्या हुआ, पेशेंट को, उसको बच्चे को अस्थमा की कंप्लेन आने लगी। ये किसके एग्जाम्पल है, सप्रेशन के, कि जहां पर जो करंट सफरिंग थी वो ठीक नहीं हुई पूरी तरीके से, दवा के देने के बाद नई सफरिंग आने लगी उसे, वो भी कौन सा, इंपॉर्टेंट ऑर्गन का इन्वॉल्वमेंट होने लगा। पहले स्किन पर ही था, एक्टोडर्म पर ही था, बट अब कहाँ चला गया, ब्रोंकस इन्वॉल्व होने लगे, एल्वेलाई इन्वॉल्व होने लगा। ठीक है। लंग्स इन्वॉल्वमेंट होने लगे। तो यहाँ पे क्या है, लेस इंपॉर्टेंट टू मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन क्या हुआ, डिजीज ट्रेवल कर गई। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं सप्रेशन समझ में आया होगा। ठीक है। पैलिएशन के अंदर क्योर नहीं होता, सप्रेशन के अंदर भी क्योर नहीं होगा। जो पैलिएशन होता है यहाँ पे न्यू सफरिंग ऐड नहीं होती, जबकि सप्रेशन के अंदर न्यू सफरिंग ऐड हो जाती है। तो होम्योपैथी में हनीमैन सर कहते हैं पैलिएशन कर सकते हैं अगर इमरजेंसी केस हो, बट हमें कभी भी अलाउ नहीं है हमें सप्रेशन करना है किसी भी तरीके से। होम्योपैथी के थ्रू कभी सप्रेशन करना नहीं है, ये हनीमैन सर प्रॉपर ऑर्गेनल में बताते हैं। जब हम लोग
पढ़ना शुरू करेंगे 196 एफोरिज्म, 197, 203 एफोरिज्म तक एक्सटर्नल एप्लीकेशन जब पढ़ना शुरू करते हैं तो वहाँ पर हनीमैन सर बताते हैं कि हमें सप्रेशन नहीं करना, सप्रेशन तो करना ही नहीं है किसी कंडीशन में। पैलिएशन तो भी अलाउ है अगर पेशेंट की लाइफ बचानी है। तो हम लोगों ने जब लास्ट लेक्चर किया था पैलिएशन का, वहाँ पे सारी चीज़ें डिस्कस की गई थी। अब समझते हैं कि हेल्दी स्टेट क्या होती है। तो जब हम लोग एफोरिज्म 9 पढ़ते हैं, एफोरिज्म 10 पढ़ते हैं, तो वहाँ पे क्या पढ़ते हैं कि ये जो वाइटल एनर्जी है ये एक हार्मोनियस वे में अनबाउंडेड से फॉर्म में हमारे बॉडी के अंदर रूल करती है। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं कि हमारी ये जो हेल्दी बॉडी है और ये जो वाइटल एनर्जी है दोनों कंबाइन करके एक अच्छे से हार्मोनियस वे में बॉडी के सारे फंक्शन के जितने बॉडी के वाइटल फंक्शन है उसको वर्क कराती है। पर देखो गड़बड़ क्या होना स्टार्ट होती है जब कोई चीज, ठीक है, कोई एक्साइटिंग फैक्टर, कोई डायनेमिक इन्फ्लुएंस पड़ता है तो बॉडी के अंदर सिम्टम आना शुरू होते हैं, डिजीज कंडीशन पैदा होना शुरू होती है। ये चीज हम लोग पढ़ते हैं एफोरिज्म 11 में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, जो करंट स्टेट थी, हेल्दी स्टेट थी, वहां से सेपरेशन हो गया ना एक तरीके का। ये जो सारी बातें हम डिस्कस कर रहे हैं ना, एच ए रॉबर्ट सर की फिलॉसफी है, इसके अंदर दिया हुआ पहले पैराग्राफ में यही सारी बातें की गई। ठीक है, एक परफेक्ट हेल्दी स्टेट में रहता है, हमारी बॉडी की एनर्जी परफेक्ट हेल्दी स्टेट में रहती है 9 एंड 10 एफोरिज्म में। बट डायनेमिक इन्फ्लुएंस आता है तो डिस्टर्बेंस होना शुरू होगा और डिजीज कंडीशन पैदा होगी। ये एक हेल्दी से डिजीज कंडीशन में है, लेकिन अब उसी डिजीज कंडीशन में हम क्या करें, सप्रेशन करना शुरू करें। तो डिजीज कंडीशन मान लो किसी को एक्टोडर्म पे कोई इरप्शन आया या एक्ने आए, हमने दवा या लोशन लगा क्या किया, उस एक्टोडर्म को तो सफरिंग तो गायब कर दी, बट पेशेंट को अस्थमा आने लगा या फिर उसे कन्वर्जन आने लगी। तो ये क्या है, एक तरीके का सप्रेशन है। ठीक है, जैसे हम लोग मेडिसिन पढ़ते हैं, जिंकम मेट में पढ़ते हैं या फिर क्यूपरमेट में पढ़ते हैं रिपरकस्ड इरप्शन। वहां पर क्या होता है, हमारी मेडिसिन कैसे वर्क करती है, अगर उसकी प्रूविंग की जाए तो जो स्किन के करंट जो इरप्शन थे उसके गायब होने के बाद कन्वर्जन आने लगे, तो प्रूविंग किस समय हो रहा है। लेकिन अगर यही अपनी मेडिसिन के थ्रू हम किसी पेशेंट आया हमारे पास स्किन कंप्लेंट लेकर और दवा देने के बाद उसे कन्वर्जन आने लगे, तो हमारी मेडिसिन से उस समय क्या हुआ, सप्रेशन हो चुका है। ठीक है, तो सप्रेशन के एग्जाम्पल उम्मीद करते हैं समझ में आए होंगे। ठीक है, एक हेल्दी स्टेट होती है, अब हेल्दी स्टेट से डिजीज स्टेट में एक डायनेमिक इन्फ्लुएंस की वजह से होता है। तो यहाँ पर जो डायनेमिक इन्फ्लुएंस है इसके थ्रू सप्रेशन भी हो सकता है। ठीक है, तो सप्रेशन दो तरीके से किया जा सकता है, एक नेचुरल तरीका है, एक आर्टिफिशियल है। ठीक है, तो नेचुरल तरीके में क्या है हमारा, जैसे कोई सडन शॉक लग जाना, एक्सेसिव जॉय होना, ठीक है, या फिर कोई दुख होना, ग्रीफ हो किसी को, उसकी वजह से सप्रेशन हो सकता है। तो जब एच ए रॉबर्ट सर की फिलॉसफी पढ़ते हैं तो वहाँ पर सारी चीज़ें बताए गए हैं कि लॉस ऑफ फ्रेंड हो, लॉस ऑफ लव्ड वंस हो, ये एक नेचुरल तरीका है जहाँ पे क्या हो सकता है, सप्रेशन हो सकता है। ठीक है, तो हमारे पास दो तरीके, पहला नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल में क्या, एलिमेंट फ्रॉम जॉय वाली कंडीशन, इन सब में के अंदर फिजियोलॉजिकल सप्रेशन होता है। ठीक है, हमारी बॉडी की फिजियोलॉजी क्या होगी उस समय, डिस्टर्ब हो जाएगी और एक नई सफरिंग लौट कर आती है। पैलिएशन क्या हुआ, सप्रेशन क्या हुआ। ठीक है, हेल्दी स्टेट से डिजीज कंडीशन कैसे आई और वहां पर सप्रेशन का इन्वॉल्वमेंट कैसे हो सकता है, वो चीज हम लोगों ने आप पढ़ी। ठीक है, फ्राइट होना, फियर होना, ये सब क्या है, इनकी वजह से सप्रेशन हो सकता है। होगा क्या कि जब इसकी वजह से हमारे वाइटल एनर्जी का डिस्टर्बेंस होगा, जिसकी वजह से बॉडी की जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन है उसके अंदर डिस्टर्ब आना शुरू होगा और जो सिम्टम है, नए सिम्टम आने स्टार्ट हो जाएंगे, पेशेंट के अंदर एक तरीके का सप्रेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, आर्टिफिशियली हम लोग सप्रेशन कैसे कर सकते हैं, तो चार तरीके हैं, या फिर सर्जिकली किसी ऑर्गन को रिमूव कर दो तब सप्रेशन हो सकता है, या फिर जो बॉडी के डिस्चार्जेस हैं उसको अगर रोक दो तो भी सप्रेशन हो सकता है, या फिर इंटरनल मेडिकेशन देकर सप्रेशन किया जा सकता है, या फिर चौथा जो स्किन के ऊपर इरप्शन आए या एक्सटर्नल जो मैनिफेस्टेशन है उसको रिमूव कर दो
तो भी सप्रेशन हो सकता है आर्टिफिशियल तरीके से। तो सर्जिकली कैसे हो सकता है ये समझते हैं। तो जब बॉडी के अंदर हमारे क्या वाइटल प्रिंसिपल है, हमारे वाइटल प्रिंसिपल बॉडी क्या एक हार्मोनियस में वर्क कर रही होती है। अगर किसी ऑर्गन के अंदर डिस्टरबेंस आया तो वहां पर क्या करते हैं, एक फिजिशियन सर्जिकली रिमूव कर दिया, तो जो एनर्जी का डिस्टरबेंस था, जो एनर्जी का फ्लो था, वो क्या हो जाएगा, पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, सप्रेशन हो जाता है। ठीक है, एग्जांपल जैसे कैसे लग सकते हैं, जैसे टॉन्सिल बढ़ता है कई लोगों का, ठीक है, वहां पर क्या करते हैं, एक अगर कोई एलोपैथिक फिजिशियन है, वो क्या करेगा, टॉन्सिल को कट करके निकाल दिए, ठीक है, या फिर किसी के अंदर एक्स्ट्रा तीर आ रहा है तो उसको क्या कर दिया, सर्जिकली रिमूव कर दिया गया। बट वहां पर रिमूव करने से क्या होगा, हमारे एनर्जी का डिस्टरबेंस होगा। ये जो किसी को टॉन्सिल आया है उसका कॉज हमें ठीक करने की जरूरत है, उसका जो एनर्जी डिस्टरबेंस है उसे ठीक करने की जरूरत है, ना कि जो बढ़ गया उसे एक्स्ट्रा काट के निकाल दो। या फिर जैसे कई लोग स्किन टैग आते हैं या फिर वार्ट आते हैं, ठीक है, वहां पर क्या करते हैं, उसे सर्जिकली रिमूव कर देते हैं, जिसकी वजह से सप्रेशन होता है। क्यों, क्योंकि एनर्जी का डिस्टरबेंस वहां पर हो जाता है। वाइटल एनर्जी जो है हमारी बॉडी की, जो पावर ऑफ द बॉडी है, उसके अंदर डिस्टरबेंस होता है, तो वहां पर वो डिजीज को ठीक नहीं कर रहे होते हैं, उसका जो रिजल्ट है, उसका जो प्रोडक्ट है, डिजीज प्रोडक्ट, उसको रिमूव करते हैं, तो वहां पर क्योर नहीं होता, वहां पर क्या होगा, हमेशा सप्रेशन होगा। दूसरा एग्जांपल, हमारी बॉडी के जो डिस्चार्जेस हैं अगर उसे रोक दिया जाए तो भी सप्रेशन होता है। जैसे कई केसेस ऐसे होते हैं जहां पर डायरिया हो रहा है किसी पेशेंट को, ठीक है, तो वहां पर ओपियम दे दिए, या फिर किसी को कफ हो रहा है वहां पर ओपियम दे दिया गया, तो उसकी वजह से क्या होगा, एग्जैक्ट अपोजिट स्टेट पैदा होने लगती है। डायरिया तो उस समय रुक गया, बट पता लगा उसे कॉन्स्टिपेशन होने लगा, या फिर कफ की क्रॉनिक कफ कंडीशन पैदा हो गई, म्यूकस डिस्चार्जेस ही खत्म हो गए, तो यहाँ पर क्या एक तरीके का सप्रेशन है। ठीक है, अगर जो नेचुरल डिस्चार्जेस है बॉडी के चेक कर दिए जाएं, और जैसे किसी को पर्सपिरेशन ज्यादा होता है जिसे हम लोग डायफ्लोरोसिस पढ़ते हैं, ठीक है, अगर एंटी डायफ्लोरोटिक मेडिसिन दी जाए जो कि एलोपैथी में देते हैं, किसी पैरों में पसीना ज्यादा होता है, फिर पाम में पसीना हो रहा है, तो उसे दवा देकर वो क्या करते हैं, सप्रेस कर देते हैं, और जहां सप्रेस करेंगे पेशेंट को नई डिजीज कंडीशन पैदा होने लग जाती है। हम लोग भी होम्योपैथिकली भी पेशेंट को ठीक करते हैं, बट उसके पसीने कम होंगे तो उसको नई डिजीज कंडीशन नहीं आती, पेशेंट क्योर की तरफ जाता है। जबकि जब एंटी डायफ्लोरोटिक मेडिसिन दी जाए या फिर कॉटराइजेशन कर दिया जाए स्वेट ग्लैंड का, तो भी क्या होगा, सप्रेशन ही होता है। और एक्सटर्नल जो इरप्शन निकले हैं, जो एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन निकला है, अगर उसे सप्रेस कर दिया जाए तो भी सप्रेशन, उसे रिमूव कर दिया जाए सर्जिकली या फिर किसी भी एक्सटर्नली ऑइंटमेंट या लोशन लगाकर, तो भी सप्रेशन होता है। कैसे हम लोग देखते हैं, तो जब हम लोग 196 एफोरिज्म पढ़ते हैं तो वहां पर हनुमान सर कहते हैं कि ये जो एक्सटर्नली डिजीज निकल कर आई है, ये सिर्फ और सिर्फ स्किन की डिजीज नहीं है, ये पूरे के पूरे बॉडी का इन्वॉल्वमेंट है, इसके अंदर पूरी की पूरी हार्मनी डिस्टर्ब हुई है, जिसकी वजह से ये डिजीज कंडीशन पैदा हुई है। तो सिर्फ इसे लोकली रिमूव करके ठीक नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये हमारा किसका एग्जांपल हो गया, एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन, जैसे रिंगवर्म आता है या फिर किसी को हर्पीस के इरप्शन आए, वहां पर क्या होगा, कोई दवा नहीं दे सकता। ठीक है, वो अगर एंटीवायरल देते हैं एसाइक्लोविर दे देते हैं बस, ठीक है, और क्या सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करने की कोशिश करते हैं, बट वहां पर पता लगा उसके बाद क्या हुआ, पेशेंट को नर्व की कोई कंप्लेन आने लगती है और वो पेशेंट उससे बहुत लंबे समय तक सफर करता है, वहां पे क्योर नहीं होता। क्या होगा, अगर वहां पे मेडिकेशन दिया जाए तो सप्रेशन हो जाता है। फिर एक तरीका, अगर इंटरनली मेडिसिन को हम लोग लंबे समय तक लेते रहें तो भी आर्टिफिशियली एक डिजीज पैदा हो सकती है। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल इसको देखने का, जैसे हम लोग को आर्टिफिशियल क्रॉनिक डिजीज बोलना शुरू कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल 74-75 में पढ़ते हैं आगे जाकर। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, किसी को कोई डिजीज कंडीशन पैदा हुई, मान लो किसी को डायबिटीज की कंडीशन पैदा हुई, हमारी मेडिसिन देने की वजह से पता लगा उसे हाइपरटेंशन भी डेवलप होने लग गया, डिसलिपिडीमिया की कंडीशन पैदा होने लग गई, तो वो क्या है, एक तरीके का सप्रेशन है। किसी ब्रोंकाइटिस की कंडीशन में पता लगा ब्रोंकोडायलेटर देकर
किसी और ऑर्गन को इफेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो वहां पर क्या हुआ, इंटेलिली मेडिसिन देकर किसी और ऑर्गन को इफेक्ट करने लगा, वहां पर क्योर नहीं हुआ, किसी और मेजर इंपॉर्टेंट ऑर्गन का इन्वॉल्वमेंट होने लगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग कौन कौन से एफोरिज्म मेंशन कर सकते हैं, एग्जाम में बाई चांस आ गया सप्रेशन क्या है, तो एफोरिज्म 9, 10, 13 का हम लोग यूज कर सकते हैं हेल्थ समझाने के लिए। उसके बाद एफोरिज्म 61 हो गया, 59 हो गया, इसका मेंशन कर सकते हैं। 196 एफोरिज्म से लेकर 203 एफोरिज्म तक का हम लोग प्रॉपर मेंशनिंग कर सकते हैं। और ये जो पढ़ाया है टॉपिक, ये हमने उठाया कहाँ से, तो ये H.A. रॉबर्टसन की फिलॉसफी है, द लॉ ऑफ पैलिएशन, इसका लास्ट लेक्चर वहां से था, और सप्रेशन यहाँ से है। तो जब हम लोग H.A. रॉबर्टसन की फिलॉसफी अलग से पढ़ रहे होंगे तो भी फिर हम लोग पैराग्राफ वाइज हर चीज को डिस्कस करते हुए पढ़ेंगे। ठीक है, आज का लेक्चर बस इतना ही।